नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग जरूर अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जरूर लगाइएगा। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना अमेरिकी फर्म नॉर्थरोप ग्रुमैन के साथ बातचीत कर रही है MQ-4C ट्रिटॉन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, जिसकी कीमत $120 मिलियन पर यूनिट है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना अमेरिका के द्वारा बनाए गए P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, इसके अलावा MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स और MQ-9C गार्डियन का इस्तेमाल करती है। ऐसे में अब भारतीय नौसेना इस MQ-4C ट्रिटॉन को खरीदना चाहती है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना की एक विस्तारित सीमा है जिसकी सुरक्षा के लिए भारत को इस तरीके के ड्रोन्स चाहिए, खास करके मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस, पेट्रोलिंग, सिग्नल इंटेलिजेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और कम्युनिकेशन रिले के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करते हैं MQ-4C की तो इसका 30 घंटे का इंड्योरेंस टाइम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 15,000 किलोमीटर तक। और खास बात यह है कि एक दिन में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सर्वे कर सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। दरअसल भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर जेट्स ने अब मलेशियन एयरफोर्स के साथ अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है जहां पर भारत अपने सुखोई 30 MKI का प्रदर्शन कर पाएगा मलेशियन एयरफोर्स के सामने। खास बात यह है कि भारत यहां पर मलेशिया को दिखाना चाहता है कि भारतीय Su-30 MKI जिनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भारत खुद करता है, वो कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत के हाई कमिश्नर ने मलेशिया के सीनियर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की है। ऐसे में अब ये कयास और ज्यादा तेज हो जाते हैं जो भारत के द्वारा मलेशिया को तेजस का ऑफर किया है। साथ ही Su-30 का जो MRO फैसिलिटी का पैकेज है वो इस डील के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ये काफी जरूरी हो गया है कि भारत को तेजस मार्क 1A के लिए जो मांग यानी कि जो डिमांड उनको मिल रही है कई देशों के द्वारा, उसके लिए अब HAL को एक और अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन शुरू करनी होगी, जहां पर केवल एक्सपोर्ट के लिए यानी कि निर्यात के लिए तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 तैयार किए जाएंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भारत की जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं वो काफी आगे बढ़ेंगी और भारत को कई और कस्टमर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए भी HAL को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को खोजना होगा, जिससे कि जो भारतीय प्राइवेट कंपनीज है जो कि इस प्रोग्राम में शामिल है उनका व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे केवल इन प्राइवेट कंपनियों को केवल भारतीय वायुसेना पर ही निर्भर नहीं रहना होगा। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि AMCA की जो पहली प्रोडक्शन लाइन है उसे तेजी से 2030 तक चालू करना होगा और साथ ही साथ जो दूसरी प्रोडक्शन लाइन होगी जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम की होगी, उन्हें भी 2032 तक तैयार होना होगा ताकि वे एडवांस वर्जन वाले AMCA मार्क 2 का काम शुरू कर दें। अगली खबर दोस्तों चाइना से आ रही है। चाइना को उम्मीद है कि भारत LAC पर गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सही रास्ते पर लाने के अपने प्रयासों को और तेज करेगा और साथ ही भारत एक चीन नीति का समर्थन करेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि परसों मैंने एक नेपाल के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि भारत वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता, लेकिन आप में से कई लोगों ने कहा कि मैंने गलत बोला है, भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है। निश्चित तौर पर दोस्तों कागजी तौर पर हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आप खुद अपने दिल से पूछिए और वर्तमान में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है भारत चीन के बीच में, ऐसे में वन चीन नीति केवल कागजों में ही सीमित रह चुकी है और इस बात को अब भारत कतई बर्दाश्त भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना लगातार भारत को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने की बात कह रहा है। बता दें कि चीनी राजदूत ने भारत के लिए कहा है कि LAC पर दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा है और किसी भी तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है और मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों चीनी राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक सीमा को शांत नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इसके अलावा चीनी राजदूत ने कहा कि हम चीन और भारत के संबंधों को महत्व देंगे और इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरीके के प्रयास में हमें दूसरी तरफ यानी कि भारत से भी समर्थन मिलेगा। ये निश्चित रूप से न केवल हम दोनों देशों को बल्कि इस पूरे क्षेत्र और दुनिया को भी लाभान्वित करेगा। यानी कि चाइना जब चारों तरफ से घिर रहा है और उसकी अच्छी तरीके से वाट लग रही है तो अब उसको भारत याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चाइना फिर भारत को वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने के लिए कह रहा है। तो ये यहाँ पर बात साफ तौर पर हो जाती है कि चीन की ये जो मीठी बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक धोखा होती है जिसे वो कभी भी दे सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है।
दोस्तों, कश्मीर को सीधा राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की सबसे अहम कड़ी और विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के दोनों सिरे गोल्डन जॉइंट को आखिरकार जोड़ दिया गया है। इस दौरान आतिशबाजी, राष्ट्रीय गान और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग के इतिहास की इस दुर्लभ उपलब्धि पर जश्न मनाया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चिनाब दरिया की सतह से 359 मीटर की ऊंचाई पर पुल की अंतिम आर्क जुड़ते ही कौड़ी और बक्कल रेलवे स्टेशन आपस में जुड़ गए हैं। ये पुल पेरिस के एल्फिल टावर से 30 मीटर ऊंचा है। हालांकि इस पुल का अभी 98% जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ है, जिसे दिसंबर तक अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे समेत दुनिया के रेलवे के इतिहास में सबसे ऊंचे पुल पर 1436 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 17 स्तंभों पर बने पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान को भेजते थे। बता दें कि आईएसआई के हैंडिंग ऑफिसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी इन्होंने भेजी है और दोनों के बैंक अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं। ये दोनों ही जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए हैं। इसके अलावा आईबी ने कहा कि कुलदीप सिंह शेखावत भारतीय सेना के जवानों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद उनसे गोपनीय सूचनाएं हासिल करता था और पाकिस्तानी महिला हैंडलर को भेजता था। दोनों को इस काम के पैसे मिल रहे थे। फिलहाल पुलिस इन दोनों की रिमांड ले रही है और इनसे और भी ज्यादा जानकारियां जुटा रही है कि इन्होंने क्या क्या चीजें उनको भेजी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने चीन को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया है और राजनीतिक दलों को देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी जमीन पर किसी को अतिक्रमण नहीं करने दिया है। सरकार ने भारत के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगे उन्होंने बताया कि मैं उन विवरणों का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हमने चीन को अपने क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करने दी है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को नवीनतम हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये भविष्य के सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी हथियारों के निर्माण के लिए कई सुधार भी किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में जगह पाने के लिए छलांग लगा चुका है। इस दशक के अंत तक भारत न केवल अपने लिए रक्षा उपकरण बनाएगा, बल्कि मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि ताइवान से आ रही है। चीन के साथ ताइवान का तनाव जारी है। भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अईदम बगाची ने कहा कि भारत ने ताइवान जल क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ताइवान ने इस प्रतिक्रिया पर भारत को धन्यवाद किया है। ताइवान ने कहा कि वो भारत समेत सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगा, ताकि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश एक और जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, तो वहीं खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते लाल किले के ठीक सामने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, वहां से तकरीबन 100 कदम की दूरी पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। बता दें कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम में जैमर लगा हुआ है। ये 4 किलोमीटर तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई ड्रोन रेंज में पाया जाता है तो लेजर मिसाइल के जरिए उसे खत्म कर देगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है श्रीलंका को लेकर। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका को मना किया था कि वो चाइना के इस जासूसी जहाज को हबनटोटा में ना रुकने दें, लेकिन श्रीलंका ने ये बात नहीं मानी। लेकिन अब श्रीलंका को जब झटका लगा भारत की तरफ से, तो अब श्रीलंका की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो जहाज हबनटोटा में रुकेगा, उस दौरान उसकी लोकेशन तो ऑन रहेगी, लेकिन बाकी के सिस्टम जैसे कि रडार, मैपिंग और अन्य उपकरण बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का टाइप 54 फ्रिगेट कोलंबो पोर्ट पहुंच चुका है, जहां वो श्रीलंका की नेवी के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा, खास करके वेस्टर्न सी में। यानी कि दोस्तों, जिस देश के आर्थिक हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, सत्ता पलट चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हट रहा है अपनी मनमानी करने को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का कनेक्शन भी आप जान लीजिए। श्रीलंका ने चीन के दोस्त पाकिस्तान को भी खुश करने के चक्कर में भारत के खिलाफ कदम उठाया। बांग्लादेश ने जिस पाकिस्तानी नौसेना के जंगी जहाज पीएनएस तैमूर को अपने यहाँ शरण देने से मना किया था, उसे श्रीलंका ने अपने यहाँ शरण दी और अब उसके साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। ये युद्धपोत लेजर गाइडेड मिसाइलों और कई सेंसर से लैस है।
दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की सेना ने श्रीलंका की सेना के तमिल उग्रवादी गुट लिट्टे के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका की सेना को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण और सैन्य अधिकारी कोलंबो भी भेजे थे, जबकि भारत ने उस समय श्रीलंका को हथियार की मदद नहीं की थी। पाकिस्तान ने 10 करोड़ डॉलर के टैंक और 6.5 करोड़ डॉलर के हथियार श्रीलंका को भेजे थे। इस सैन्य मदद के कारण श्रीलंका पाकिस्तान की ओर झुका हुआ है और वो पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने को तैयार हुआ है। तो पूरा सिनेरियो आपने दोनों का जान लिया कि ये नेक्सस क्या है, लेकिन भारत भी यहाँ पीछे रहने वालों में से नहीं है। अब भारत ने फैसला कर लिया है कि भारतीय नौसेना फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर के साथ साउथ चाइना सी में जमकर नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।